अपने लिए जिए तो क्या जिए, जियो ए दिल ज़माने के लिए। व्हाट इज़ द लाइफ विदाउट सेवा भाव। अपने जीवन में सेवा भाव की मिठास ज़रूर लेके आए। सावन वापस आ गया है और वापस आ गया है बुधवार। नमस्कार, शुभ प्रभात। आप देख रहे हैं डीडी मॉर्निंग शो। बुधवार यानी बातें करेंगे आज फिर से आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ के बारे में। मैं हूँ वेरोनिका और मेरे साथ हैं कल्पना। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू डीडी मॉर्निंग शो वेंसडे एडिशन। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और वेरोनिका ने कितनी सुंदर बात कही। वाकई में परोपकार से बड़ा कोई पुण्य है ही नहीं। और इस बार भी बहुत ही खास एपिसोड आपके लिए हम लेकर के आए हैं। यहाँ इनटू द वाइल्ड सेगमेंट में आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान होंगे, द CEO ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जोज लुइस। इसके साथ साथ सृजन सेगमेंट में हमारे साथ भरतनाट्यम की नृत्यांगना होंगी महक चावला जी। और मेकअप वेकअप में आपको स्किन केयर से रिलेटेड टिप्स भी मिलने वाले हैं, तो बहुत ही खास होने वाला है। शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं आज का सुविचार। Believe you can and you are halfway there by Theodore Roosevelt। अगर आप में इच्छा शक्ति है, अगर आप में फेथ है, भरोसा है, अगर आपने सोच लिया है कि आपको कुछ हासिल करना है, तो यू आर हाफ वे देयर। तो केवल सोचना और पॉजिटिविटी के साथ अच्छी विल पावर रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी टास्क की शुरुआत करने के लिए। कल्पना, बिल्कुल वेरोनिका, आत्मविश्वास हो तो आधा रास्ता तो यूं ही आपका तय हो जाता है। बिल्कुल। साथ ही साथ अगर बात करें we're talking about the youngest president of the US, और इनकी खुद की पर्सनालिटी की बात करें, such a strong personality, loved by a lot of people, a lot of US citizens, and सबसे youngest हैं और इतना अच्छा उन्होंने थॉट दिया। आई थिंक इन्होंने खुद ही अपने जीवन में इस थॉट को ज़रूर जिया होगा। Absolutely। और किसी के साथ आगे चलते हैं और जान लेते हैं क्या वो खबरें थी जो सुर्खियों में रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। गृह मंत्रालय हिंदी से अन्य भाषाओं में अनुवाद के लिए भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना करेगा। UN के खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्रफल में भारत विश्व के तीसरे स्थान पर पहुंचा। मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया। यस, द बजट इज आउट। और बात अगर खाद्य और कृषि की करें तो इस बार अनुसंधान, दे फोकस्ड अ लॉट ऑन रिसर्च एंड फार्मिंग। खासकर प्राकृतिक कृषि पे काफ़ी फोकस किया है। रिसर्च होगी इस पे काफ़ी ज़्यादा, उसके लिए काफ़ी फंड्स एलोकेट किए गए हैं। टैक्सेशन में भी काफ़ी रिलीफ है, साथ ही साथ एजुकेशन पे भी काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इसके बजट पर। तो कुल मिला के बजट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश है, मगर अभी भी एग्रीकल्चर सेगमेंट में बहुत स्कोप ऑफ डेवलपमेंट है। खासकर अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं या प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, इस तरह की कृषि की बात करते हैं, तो देयर सर्टेनली मच मोर रिसर्च इज रिक्वायर्ड। और इस बार का जो बजट है वो इंश्योर करेगा कि एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छे से रिसर्च हो, बिकॉज खाना तो सबको खाना है। एब्सोल्युटली वेरोनिका। जी हाँ। सो कल्पना, व्हाट्स नेक्स्ट? आगे हम बढ़ते हैं और चलते हैं जिस सेगमेंट का हम सभी को इंतजार है, इनटू द वाइल्ड सेगमेंट की तरफ। बट इनटू द वाइल्ड सेगमेंट के लिए मैं सबको बता दूं, हम आज खास तौर पे फोकस करेंगे एनिमल ट्रैफिकिंग और पोचिंग के बारे में। वी विल टॉक अबाउट एन एनिमल जो सबसे ज़्यादा पोच्ड है, एक मैमल जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किया जाता है। तो आइए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट इनटू द वाइल्ड में। वन्य जीवों और जैव विविधता की सबसे अधिक हानि वन्य जीव उत्पादों से जुड़े अवैध व्यापार से होती है। बिल्ली प्रजाति के वन्य जीवों की खाल, हाथी दांत, गैंडे का सींग, भालू की खाल, वज्र शल्क या पेंगोलिन के शल्क और तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षी आदि इस अवैध व्यापार में सम्मिलित हैं। वन्य जीवों का शिकार प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। दुर्भाग्य से भारत इस वन्य जीव उत्पाद अवैध व्यापार का स्रोत और केंद्र है।
इसीलिए वन विभाग और कई सरकारी संस्थाएं इस अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए कार्यरत हैं। इन्हीं प्रयासों में सहयोग देने के लिए वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल डिवीजन वर्ष 2009 से सक्रिय रूप से कार्यरत है। अब तक अवैध वन्यजीव व्यापार के खिलाफ लगभग 280 मुहिम में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल डिवीजन ने सरकारी संस्थाओं की भरसक मदद की है और इस अपराध में संलग्न लोगों को गिरफ्तार करवाने और वन्यजीव उत्पाद को जब्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। WTI की टीम लगातार अवैध शिकार से संबंधित गोपनीय सूचनाओं को एकत्र कर उन्हें वन विभाग और अन्य संस्थाओं से साझा करती है ताकि वन्यजीव उत्पाद से संबंधित इस व्यापार पर लगाम कसी जा सके। पेंगोलिन या वज्रशल्क की भारत में 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन्हें क्रमशः भारतीय और चीनी कहा जाता है। भारतीय वज्रशल्क या इंडियन पेंगोलिन हिमालय को छोड़ भारत के लगभग सारे मुख्य भूभाग में पाया जाता है। चीनी पेंगोलिन उत्तर पूर्व भारत में मिलता है और भारतीय पेंगोलिन से थोड़ा छोटा होता है। पेंगोलिन के पूरे शरीर में शल्क या स्केल होते हैं। ये रात्रिचर प्राणी है, इसीलिए दिन में कम दिखाई देता है। दीमक, चींटियां और कीड़े मकोड़े पेंगोलिन का मुख्य भोजन है। इसी कारण इसे चींटीखोर भी कहा जाता था। पेंगोलिन पूरे विश्व में तस्करी और शिकार की मात्रा के हिसाब से सबसे अधिक संख्या में मारा जाने वाला वन्य प्राणी है। आज के समय में भारत में वज्रशल्क की संख्या के बारे में कोई भी प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अपने शल्क और मांस के लिए पेंगोलिन शिकारियों द्वारा मारा जाता रहा है। इसके शल्क का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। शिकार के कारण इसकी संख्या में गिरावट देखी गई है। WTI ने पेंगोलिन के शिकार की रोक में सराहनीय कार्य किया है। WTI का एक प्रोजेक्ट पेंगोलिन का शिकार रोकने पर केंद्रित है। वन विभाग को अवैध शिकार रोकने के लिए पूरी सहायता प्रदान करना और तस्करी के नेटवर्क को तोड़ना इसमें सम्मिलित है। शिकारियों से पेंगोलिन का बचाव और जब्त किए हुए पेंगोलिन को वापस जंगल में छोड़ना इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। शिकार के कारण अब भारत में पेंगोलिन का अस्तित्व खतरे में है और इसके बचाव के लिए ठोस कदम उठाना वांछनीय है। तो ये खास वीडियो आप सभी ने देखी पेंगोलिन पर, जो विश्व में सबसे ज़्यादा तस्करी किया जाने वाला मैमल है। और इसी विषय में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट इंडिया के CEO जोज लुइस। जो स्वागत है आपका स्टूडियो में। Good morning. Thank you very much. We've seen that video. There is so much mystery around pangolins. मगर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी जोस आपसे कि वाई पैंगोलिन्स, सबसे ज़्यादा तस्करी पैंगोलिन्स की क्यों की जाती है? ऐसा क्या है इस जीव में? कुछ सालों पहले तक पैंगोलिन का इतना ज़्यादा तस्करी नहीं होता था, मगर पिछले 10 साल देखेंगे तो काफ़ी पैंगोलिन्स का स्केल्स का सीजर होता है कई जगहों पे। इसका एक इंटरनेशनल डिमांड है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में और दूसरे प्रैक्टिसेस में। इस वजह से सबसे ज़्यादा इसका डिमांड पूरा इंडिया में नहीं, पूरा दुनिया भर हर जगह पे उसका डिमांड बढ़ गया है। और ये जो अचानक जो डिमांड इसका स्केल्स का आया है मार्केट में, इस वजह से इसका पोचिंग और तस्करी और इसका ट्रैफिकिंग हो रहा है दुनिया भर में। और जो भी पेंगोलिन पॉपुलेशन है जहाँ पर भी है, मतलब अफ्रीकन पॉपुलेशन है, एशियन पॉपुलेशन है, सब इस खतरे में आ जाते हैं। पोचिंग और ट्रैफिकिंग में क्या मेजर डिफरेंस है? पोचिंग माने आप जंगल से एक जानवर को पकड़ना, और ट्रैफिकिंग माने जो जानवर को पकड़ा है उसका पूरा जानवर या फिर उसका कुछ हिस्सा आप ट्रांसपोर्ट करना
और मोस्टली हम लोग हंटिंग और पोचिंग इंडर मिक्स करके यूज़ करते हैं। हंटिंग माने वो सबसिस्टेंस हंटिंग है, मतलब वो हंटर अपने लिए या फिर जो लोकल कम्युनिटी के लिए हंट करते हैं। मगर जब पोचिंग आता है, पोचिंग ज़्यादातर जो ट्रेड के साथ जुड़े हुए पोचिंग टर्मिनोलॉजी। जी, तो भारत में पैंगोलिन की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं और उत्तर पूर्वी राज्य हॉटस्पॉट माने जाते हैं ना, इस विषय में बताइए थोड़ा। जी, इंडिया में 2 प्रजाति है पैंगोलिन का, एक इंडियन पैंगोलिन और एक चाइनीज पैंगोलिन। इंडियन पैंगोलिन मोस्टली सदर्न और सेंट्रल इंडिया में होते हैं, और जो चाइनीज पैंगोलिन जो है दूसरा स्पीशीज है वो आपका नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड ट्रैफिकिंग रूट है, क्योंकि इंडिया से जो पोरस बॉर्डर का फ़ायदा उठा के लोग इसका प्रोडक्ट्स और लाइव पैंगोलिन्स म्यांमार के तरफ ट्रैफिकिंग करते हैं और वहाँ से उसको चीन या दूसरे देशों में लेके जाते हैं। तो आपकी संस्थान सेव द पैंगोलिन्स करके एक मुहिम चला रही है, तो उसके अंतर्गत क्या क्या बदलाव हुए हैं? पैंगोलिन्स की पॉपुलेशन में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है या कुछ ऐसी गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज़ है पैंगोलिन्स को लेके? एक्चुअली हमारा ये जो प्रोजेक्ट है जो पैंगोलिन के ऊपर जो है फ़िलहाल मणिपुर और उस इलाके में चल रहा है, और हमारा प्रयास ये था पैंगोलिन का ट्रैफिकिंग के बारे में ज़्यादातर जानकारी जुटे, और दूसरा जो स्थानीय लोग हैं, जो कम्युनिटी है जो पोचिंग और ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, उनके साथ थोड़ा बहुत काम करें। तो ये प्रोजेक्ट हमने पिछले साल शुरू किया था, क्योंकि हम बाकी इंडिया में बाकी कई जगहों पे हमारे पास पैंगोलिन्स का इंफॉर्मेशन आए थे, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो या स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम किए। तब कई जगहों पे से ये बात आए कि पैंगोलिन्स जो है उसका स्केल जो है नॉर्थ ईस्ट के तरफ ले जाते हैं जी। और हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सीशस भी किए हैं पैंगोलिन स्केल्स का। जी। और प्रॉब्लम ये है कि आप स्केल सीज करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जानवर ऑलरेडी डेड मारा गया है। जी। और अब फिलहाल पैंगोलिन कंजर्वेशन में पैंगोलिन पॉपुलेशन के ऊपर हम लोग काम नहीं कर रहे, पैंगोलिन का जो ट्रैफिकिंग, पोचिंग और ट्रैफिकिंग रोकने के लिए। और ज़्यादातर जब कम्युनिटी के साथ काम करते हैं कई नई चीज़ें सामने आते हैं, मतलब उन लोग क्यों पैंगोलिन को हंट करते हैं, क्या उसका बिलीव्स है, पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, कहाँ से डिमांड आ रहा है, ये सब चीज़ें सामने आते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो एक तो कम्युनिटी जो पोचिंग कर सकते हैं उनसे ही उसका प्रोटेक्शन कराए है, तो एक तरीका है। और दूसरा गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ या वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के साथ काम करे, जो इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद करे। तो ये 2 चीज़ों पे अभी काम चल रहा है। और जैसे आपने पूछा पैंगोलिन के बारे में, कितना पैंगोलिन पॉपुलेशन इंडिया हमें कोई नहीं जानता है, क्योंकि उसके ऊपर एक पॉपुलेशन स्टडी सर्वे तो नहीं किया जैसे हम लोग टाइगर और हाथी के ऊपर करते हैं, वैसे पैंगोलिन के ऊपर अभी तक कोई पॉपुलेशन एस्टिमेशन नहीं हुआ है, इसलिए हमको पता नहीं है। बट इज इट अ क्रिटिकली endangered species? It is critically endangered. It is in Schedule 1 in the Wildlife Protection Act. It is highly protected. It is highly protected as much as a tiger and a rhino. जी। तो क्या दंड है संविधान में इसको लेके? क्या अगर लॉ की बात करते हैं तो अगर पोचिंग या ट्रैफिकिंग की जाती है तो? पैंगोलिन पोचिंग इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। मतलब आप पैंगोलिन का हिस्सा या पैंगोलिन, एक लाइव पैंगोलिन को लेके आप पकड़ा जाते हैं तो आप नॉन बेलेबल ऑफेंस में हैं। इसमें 7 साल तक की सजा की प्रावधान है और काफ़ी आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अभी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो नया अमेंडमेंट हुआ है इनमें इसका जो पनिशमेंट का जो प्रावधान है वो बढ़ा दिया है। तो जो आपने कम्युनिटी अवेयरनेस की बात की, तो अंधविश्वास बहुत सारे प्रचलित हैं लोगों में पैंगोलिन को लेकर के, तो वो किस तरह से प्रभावित करते हैं पैंगोलिन के अगेंस्ट? जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की भी आपने बात की थी, उस बारे में बताइए। देखिए, हम लोग जब वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं जज़्यादातर लोग टाइगर के बारे में सोचते हैं और फिर आते हैं एलिफेंट, उसके आगे लोग सोचते नहीं हैं। और जहाँ पर जब हम लोग पैंगोलिन्स का बात करते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैंगोलिन को अभी तक देखा भी नहीं है, मतलब वाइल्ड लाइफ में भी काम करते हैं मगर पैंगोलिन को देखा नहीं है। ये रात को बाहर निकलते और बहुत शाई एनिमल है, देखा है। और दूसरा, इसका जो रूप है वो थोड़ा बहुत अजीब सा दिखता है, मतलब ये एक्चुअली मैमल है, स्तनधारी जानवर है, मगर ये मैमल जैसे दिखता ही नहीं है। उसके पूरे शरीर में शल्क है और थोड़ा अलग तरीके से चलता है, उसका बड़ा टेल है। तो कई लोग सोचते हैं, मैंने ये सुना था, मतलब कहीं
जब इंटरेक्ट करते हैं कोई लोग बोलते हैं भाई ये डायनासोर का बच्चा है या फिर मगरमच्छ आए हैं, तो ये सब है। और दूसरा कई सारे अंधविश्वास भी है इसके साथ, क्योंकि कुछ जगहों पे बताते हैं पेंगोलिन में उसमें भूत प्रेत की शक्ति है, वो आपको गुमराह करेंगे रात को, क्योंकि वो गोल बन जाते हैं जब आप उसको अटैक करते हैं या फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, गोल बन जाते हैं। तो इस वजह से लोगों को इसके प्रति पता नहीं अलग अलग तरीके का अंधविश्वास है। तो कम्युनिटी लेवल पे एजुकेशन का भी काम करती है आपकी संस्था, क्योंकि कहीं ना कहीं अंधविश्वासों को मिटाने के लिए, जैसे आपने कहा कि आप लोगों का भी सपोर्ट लेते हैं, तो एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह की भी कुछ मुहिम है आपकी संस्था? जी, अभी फिलहाल हम लोग जब मणिपुर में जो प्रोजेक्ट्स कर रहे थे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आए हैं। मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर हमारा एक फील्ड ऑफिसर ने विलेज के साइड में एक साइन बोर्ड लगा रहा था, तो जिसमें पेंगुलिन का एक चित्र था, और वो साइन बोर्ड लगाते कोई आए और वो थोड़ी देर वो पिक्चर की तरफ देखे, वो मेरे ख्याल से उसको पढ़ना भी नहीं आता था। और फिर वो जो प्रोजेक्ट ऑफिसर उनको जाके पूछा, भाई साहब आप ये जो जानवर है उसका आप क्या व्यापार करते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं आपको। तो बोला मेरे पास 2 दिन पहले मेरे खेत के बगल से एक जानवर मिला था, ये वो मैंने अपने घर में रखा है। अब उनको पता नहीं है वो क्या करना चाहते हैं, मगर वो शायद खा सकते हैं या फिर वो बेच सकते हैं। तो उन्होंने फिर इनको लेके गया अपने घर में, और हम फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दिए, तो उन्होंने आके उसको रेस्क्यू कर लिया और जंगल में छोड़ दिया। मतलब एजुकेशन और आउटरीच एक बहुत अहम चीज है। जी, एक तो आप कम्युनिटी को बताते हैं भाई इनमें कुछ ऐसे कोई औषधिक गुण नहीं है जिससे आपका हर एक बीमारी का हल हो सकता है, या फिर इसका जो व्यापार जो कर रहे हैं तो उसमें आपको सजा मिल सकती है, ये चीज बताना जरूरी है। और दूसरा एक स्पीशीज है जो हमारा कंट्री में है, इसको कंजर्व करना भी हमारा जिम्मेदारी कर्तव्य है, कर्तव्य जिम्मेदारी है। जी। तो साथ ही साथ जोश ये भी जानना ज़रूरी है कि इकोसिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है पेंगोलिन का, तो क्या रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में पेंगोलिन? एक्चुअली जैसे आपने देखा, एक ग्राउंड ड्वेलिंग जानवर है जो भूमि के नीचे वो अपना बील बना देते हैं। तो एक तो है कि वो टर्माइट्स को खाते हैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट उसका रोल है, टर्माइट्स और एंट्स को खाते। तो एक प्रेडेटर एनिमल है, तो अपना वो इकोसिस्टम रोल तो वहां पर वो निभा देते। बाकी एक इंजीनियर भी माना जाते हैं, मतलब वो नीचे अंडरग्राउंड टनलिंग का काम बहुत करते हैं, और पेंगुलिन जो बरोज बनाते हैं उसमें दूसरे जानवर भी रह जाते हैं, तो उस वजह से उसका बहुत सारे रोल्स है। एक्चुअली उसका जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है उसके बारे में काफी स्टडी करना जरूरी भी है। तो इतनी मिस्ट्री क्यों है इस मैमल को लेके? व्हाई देयर सो मच? बहुत लोगों को पता भी नहीं है पेंगुलिन्स के बारे में, इतना जानते नहीं है, स्कूल्स में भी नहीं पढ़ाया जाता है इस मैमल के बारे में। व्हाई देयर इज सो मच मिस्ट्री अराउंड पेंगुलिन्स? देखिए, मेरे ख्याल से जो जानवर आपने नहीं देखा उसके बारे में मिस्ट्रीज हमेशा होते हैं। ये पेंगुलिन हो या फिर किंग कोबरा हो, तो ये जो चीज आपने नहीं देखा है मगर आपने सुना है, उसके बारे में मिस्ट्रीज तो हमेशा रहता है। और पेंगुलिन जैसे मैंने पहले बोला, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो अपीयरेंस है, वो काफी मिस्टीरियस है। मतलब एक मैमल है मगर मैमल जैसा दिखता नहीं है, और उसका पूरा वो रात को निकलते हैं, कभी किसी ने देखा नहीं है। और उसका बिहेवियर जो है, जैसे आप उसको टच किए वो पूरा गोल बन जाते हैं, फुटबॉल जैसे बन जाते हैं। और इतना जैसे वो हिंदी नेम, मैंने अभी पहली बार वो नया नाम देख रहा था, वज्रशल्क। जी। वही नाम बताते हैं, मतलब उसका शल्क जो है वज्र जैसा है, मतलब आप उसको तोड़ नहीं सकते। दूसरा, कोई भी जानवर ये एक बार गोल बन गया तो दूसरा कोई भी जानवर उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तो ये सब चीज जो है वो तो हमारे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर कहानियां बन जाते हैं। जी। तो ह्यूमंस के अलावा और कोई भी प्रेडेटर नहीं है और किसी से भी कोई खतरा नहीं है वज्रशल्क को? एक्चुअली यस, ह्यूमन के अलावा मुझे लगता नहीं है कोई एनिमल उसको प्रे कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। जी। आपका पेंगुलिन्स के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई मीन, आपने एनकाउंटर किए होंगे, आपने देखे होंगे, उनका बिहेवियर स्टडी किया होगा, तो कुछ खास बातें जो सामने आई हमारे साथ साझा करना चाहें? देखिए, जब आप वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट में जब काम करते हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होते हैं। मेरे लिए वो एक जानवर है जिसको पोचर के हाथ से निकाल के जंगल में छोड़ा जाना चाहिए। और मैं हमेशा मेरा टीम को भी बोल देता हूँ, बाकी जो वाइल्ड लाइफ में काम करते उसको बोल देता हूँ, आपको इमोशनल कनेक्ट होना ही नहीं चाहिए।
क्योंकि एक जंगली जानवर आपके पास अपने एक बॉक्स के अंदर या फिर एक केज के अंदर रखना, वो उसके लिए सबसे बड़ा दंड है। जी जी तो कैप्टिविटी से उसको निकाल के उसको जंगल छोड़ा जाना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जब पहली बार पैंगोलिन, लाइव पैंगोलिन का सीशर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ किया था, तो उसी टाइम में जिन्होंने उसको, ये जो पैंगोलिन को रखा था, उसको कुछ पता नहीं था उसको क्या खिलाए, क्योंकि उनके लिए तो एक सिर्फ एक पैसा कमाने का एक चीज था। तो उसने कुछ पानी पिलाया होगा, उसको कुछ खिलाया नहीं है। और जब हमने उसको रेस्क्यू करके ले आए और उसको जब टर्माइट्स के साथ छोड़ दिए, वो जिस तरीके से खोद रहे थे खाने के लिए, मतलब मेरे ख्याल से वो करीबन 3-4 दिन या फिर एक हफ्ते से वो भूखा है। और मैमल है, मतलब वो रेप्टाइल नहीं है, मैमल है, उसको भूख भी लगता है। तो वो उसका जो बिहेवियर देखे मुझे लगा यार, ये तो बहुत सबसे अच्छी चीज है भाई, इसको हम जंगल छोड़ते हैं और ये जानवर बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचते, काफी लोग खड़े हैं, बट उसको जैसे वो स्मेल मिल गया, खाने का स्मेल मिल गया, बाकी सब भूल गया भाई कुछ खाना खाए। जी। तो उसका वो एक बिहेवियर मैंने देखा था। बाकी तो अभी तक मैंने जंगल में 1-2 बार उसको देखा है। मैं भी बाकी जैसे लोग जैसे है अभी भी देखना चाहते हैं। तो अगर पोचिंग और ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो 2 प्रजातियां हैं वज्रशैल की, इंडियन और चाइनीज। तो ज़्यादा किसकी तस्करी होती है? और जो जहाँ पर मिले उसकी तस्करी होते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में आपको पैंगोलिन चाइनीज स्पीशीज मतलब चाइनीज पैंगोलिन मिलते हैं, उसका पोचिंग होगा। जहाँ पर मेनलैंड में आपका साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में आपका जो इंडियन स्पीशीज है, दोनों का शिकार होते हैं। जो शिकारी जो है या पोचर जो है, वो कभी ये नहीं देखते हैं वो इंडियन पैंगोलिन है कि चाइनीज पैंगोलिन है। जी, तो किसी भी प्रकार का पैंगोलिन हो, बस पैंगोलिन होना चाहिए। तो जो भी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, जो कम्युनिटीज देख रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप कार्यक्रम के माध्यम से? बस मैं ये बताना चाहता हूँ, पैंगोलिन का कोई मेडिसिनल वैल्यू है ही नहीं उसका मांस का, और इसका जो शल्क जो है, उसका जो स्केल्स जो है, इसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध है। और यदि आप पकड़े जाते हैं, सिर्फ आपके पास एक स्केल भी हो, क्योंकि हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एक चीज नहीं बताया भाई आपके पास क्वांटिटी कितना है। यदि आप एक स्केल भी लेके पकड़ा जाता है, आप एक नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट करते हैं, तो ये आप बिल्कुल मत करिए। और दूसरा, एक नॉक्टर्नल रेयर एंडेंजर्ड एनिमल है, इसको संभालना, इसको आगे वाले जो जनरेशन है उसके लिए संभाल के रखना आपका काम है। और वो हम लोग जो विलेज एरिया और फॉरेस्ट एरिया में जो लोग रहते हैं वही कर सकते हैं। और खास कर मोस्टली जो पैंगोलिन जो है वो खेतों में मिलते हैं। जी। तो किसान जो है जब ये पैंगोलिन को देख के वो डरे मत, या आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, नहीं है कोई भूत और कोई वेनमस भी नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं देता है। हार्मलेस है एनिमल, आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो चींटी खाते हैं, इसलिए उसका जो पूरा मुंह का जो शेप भी है जैसे कॉनिकल है उसका, मतलब वो आपको काट भी नहीं सकते। जी। जो एक बार अगर पोचिंग की वापस से बात करें, तो आजकल ऑनलाइन माध्यम से भी यूट्यूब पे इस तरह की ट्रैफिकिंग और पोचिंग हम देख रहे हैं, तो उससे लड़ने के लिए क्या कुछ प्रावधान है? जब आप ऑनलाइन ट्रेड के बारे में बात करें, मैं एक इंसिडेंट ही बताना चाहता हूँ। हमने एक बार यूट्यूब में, हमारा जो साइबर स्पॉटर्स टीम है, उन्होंने देखा था एक एनफोर्समेंट में जो काम करते हैं, एक पुलिस फोर्स में एक बंदा काम करता था, उन्होंने यूट्यूब में पैंगोलिन स्केल बेचने का कुछ कोशिश किया था। तो ये जो पुलिस कर्मचारी है वो कोई विलेज से है, सेंट्रल इंडिया से, तो उनको कहीं से पता चल गया भाई पैंगोलिन का स्केल्स का काफी भाव है, तो उन्होंने यूट्यूब में आया, मतलब वो अपना पोस्ट किया, फिर लोगों को बताने लगे भाई मेरे पास पैंगोलिन स्केल्स है। तो जो ऑनलाइन माध्यम जो है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जो आपका सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट से, या फिर यूट्यूब टाइप का साइट से, या फिर आपका जो कम्युनिकेशन टूल्स है जैसे कि व्हाट्सएप है और बाकी दूसरा जो 1-to-1 कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल आजकल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग में यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनोनिमिटी है। और जैसे आप अपने पास जो प्रोडक्ट है, आप पोटेंशियल बायर को तुरंत दिखा सकते हैं लाइव वीडियोस में। और आपके पास पेमेंट्स का काफ़ी माध्यम है, मतलब आप ऑनलाइन वॉलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से आजकल वाइल्ड लाइफ ट्रेड
ऑनलाइन बहुत अहम तो है। किसी ने अगर ऑनलाइन बुक कर दिया तो उसको किस तरह भिजवाया जाता है, क्योंकि ट्रेस होता है, अगर आप कुरियर वगैरह कुछ ऐसा करते हैं दैट कैन आल्सो बी ट्रेस्ड। इंटरेस्टिंगली कल एक इंटरपोल का मीटिंग हो रहा था, वाइल्ड लाइफ क्राइम वर्किंग ग्रुप, तो हम उसमें डिस्कस यही कर रहे थे जो आपका ट्रेसेबिलिटी कैसे है। मतलब आप जब कोई भी चीज बुकिंग करते हैं आप उसको उसमें डिक्लेरेशन तो नहीं देते ना, पैंगोलिन स्केल से या फिर टाइगर प्रोडक्ट से। राइट। और आजकल ऑनलाइन शॉपिंग इतना ज्यादा हो गया है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस, मतलब एक एनफोर्समेंट ऑफिसर बता रहा था पहले इतना प्रोडक्ट्स नहीं आते थे हमारे पास डेली चेकिंग करने के लिए। मतलब आज के तारीख में ऑनलाइन शॉपिंग इतना ज्यादा हो गया, उनके पास बहुत सारे बॉक्सेस आते हैं चेक्स करने के लिए। और ज्यादातर इन लोग एक्सरेज का यूज करते हैं, और एक्सरे में भी उसको कंसील करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स जो है दूसरे चीजों के साथ मिक्स करते हैं। तो इस वजह से ऑनलाइन माध्यम से मतलब जो ट्रैफिकिंग टाइम पे उसको पकड़ना बहुत मुश्किल रहता है। ओके। एक पॉसिबिलिटी है जब आप लाइव एनिमल्स को ट्रांसपोर्टिंग करते हैं कुरियर के थ्रू, और जैसे ज्यादातर रेप्टाइल्स का स्मगलिंग करते हैं, स्नेक्स और लिजर्ड्स, तब वो बॉक्सेस के ऊपर छेद रहते हैं, और जब जिंदा जानवर रहता है कुछ फ्लूइड आ जाते हैं। तो इस वजह से किसी को शक हो गया तो वो पकड़ लेते हैं। या फिर काफी जानवर आपने पैक करके भेज दिया, उसमें से एक आज मर गया, बदबू आने लगी, स्मेल, राइट। तो एक चांस अपॉन रिकवरी होते हैं। तो कल जिन्होंने डिस्कस करा तो उन लोगों ने बोला इंटरनेशनली भी उनके सामने ये समस्या बहुत है। जी। तो ऑनलाइन माध्यम आजकल बहुत बड़ी एक समस्या है। बूल है तो प्रॉब्लम्स भी हैं। पोचिंग से रिलेटेड एक OTT पे वेब सीरीज भी आई थी जिसका जो मुख्य किरदार है वो आपसे प्रेरित था, तो उसके बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे? वेल, ये जो पोचर सीरीज जो अमेज़न प्राइम में कुछ दिनों पहले आए थे, ये एक हमारा एक केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमने एक ऑपरेशन किया था, जिसको कोड नेम दिया था ऑपरेशन शिकार, जो हाथी दांत के ऊपर था पूरा, जहाँ पर केरल के फॉरेस्ट जंगलों से हाथी का शिकार हो रहा था, और उसका दांत जो है केरला से निकाल के इंडिया में कई हिस्सों पे लाया आया था, जैसे कि कोलकाता था जी, और दिल्ली एक सबसे बड़ा हब था, जहाँ पर हमारे दिल्ली में कोई शख्स बैठा था जो पूरा कारोबार को कंट्रोल करता था, इन्वेस्टमेंट वो करता था, और जो कारीगर जो है जो मूर्तियां बनाते उनको दिल्ली ले आते थे और यहाँ पर कार्विंग करते थे, और जो कार्विंग आइवरी कार्विंग्स हैं वो कई जगहों पे बेचते थे। तो इसका जो पूरा इसके पीछे जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था या चैलेंजेस क्या है, इसको लेके ये रिची मेहता ने ये सीरीज बनाए थे, और उसमें जो डॉक्टर एलन जोसेफ जो है वो रोशन मैथ्यू ने प्ले किया था, वो काफ़ी हद तक वो मेरे ऊपर था। जी, क्या बात है। तो अगर पोचिंग या ट्रैफिकिंग पैंगोलिन्स की तो होती ही है सबसे ज़्यादा, इसके अलावा और कौन से ऐसे जीव जंतु हैं जिनकी पोचिंग की जाती है, और क्या करें पोचिंग रोकने के लिए? अगर एक ह्यूमन लेवल पे बात की जाए तो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट वन शुड डू टू अवॉइड पोचिंग, या हम देखते हैं हमारे आसपास की कोई इस प्रकार की चीज़ें कर रहा है तो? The first thing what you should do is you should not ask for wildlife products. जब उसका डिमांड नहीं है, इसका कोई तस्करी नहीं हो सकता है। जी। जो ये हाथी दांत की मूर्ति है, मान लीजिए आप सुबह गणपति जी का प्रार्थना करते हैं, तो आपको हाथी दांत की मूर्ति का कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और इतना एक सिचुएशन है जब आप एक हाथी को मार के उसका दांत निकाल के आप मूर्ति बनाते हैं और उसके सामने आप प्रार्थना करते हैं, आप सोच रहे भगवान आपके प्रार्थना सुनेंगे, शायद मेरे ख्याल से नहीं सुनेंगे। जी बिल्कुल। तो आपका जो डिमांड है ये आप सबसे पहले आपको कम करना चाहिए, कम नहीं आपको करना ही नहीं चाहिए। और दूसरा है कि कई लोगों को ये मानना है भाई जंगली जानवर को मैं अपने पास रखे हो उसके लिए वो बहुत खुश रहता है। जी। तो जैसे बच्चे वो फॉरेन बर्ड्स मांगते हैं आजकल, मतलब बच्चे बोलते हैं भाई मुझे गिफ्ट में, बर्थडे गिफ्ट में मुझे कोकेटू चाहिए। जी। अब आप एक कोकेटू, एक बर्ड्स जो इंडिया का है ही नहीं है, उसको आप अपने घर में ले आके पाल रहे, आप उसको खाना खिला रहे, बात सही है, बट एक बर्ड जो है वाइल्ड बर्ड है। तो as an organization we believe back to wild. जी बिल्कुल। Whatever animal you have should go back to wild. Right. It is not supposed to be in your house, in your drawing room. It is so जो आपका जो वाइल्ड एनिमल है आप उसको वाइल्ड में रखिए, आप उसके लिए कोई भी प्रकार का डिमांड मत कीजिए, चाहे जिंदा या फिर बॉडी पार्ट्स। जी। तो यदि ये जो डिमांड है ये बंद हो जाएगा तो बिल्कुल सप्लाई भी ऑटोमेटिकली
जी बहुत बहुत धन्यवाद जोस, इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करने के लिए। और सभी व्यूअर्स ये ज़रूर जान लें कि पैंगोलिन या कोई भी जीव जंतु की आप तस्करी करते हैं तो ये कानूनन अपराध है। इससे अपने आप को बचा के रखें और कंपैशन लाना बहुत ज़रूरी है। कंपैशन एक माध्यम टूल है। हमें ये सीखना होगा कि जितना जीने का अधिकार हमें है उतना ही जीने का अधिकार सभी जीव जंतुओं को है। एंड नो वन लाइक्स टू बी इन द केज। बिल्कुल, केज में किसी भी एनिमल को रखा नहीं जाना चाहिए, उनकी जगह वाइल्ड में है। और वाइल्ड से मुझे याद आ रहा है हमारा अगला सेगमेंट जो कि बहुत ही कलरफुल है, जिसमें हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं जानवरों की, जंगली जानवरों की। पूरे भारत से जो वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हैं वो कैप्चर करते हैं बहुत ही अमेजिंग वीडियोस और पिक्चर्स, वो हमारे साथ साझा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, शॉट बाय चांस। शॉट बाय चांस में इस बार ये फोटो भेजे हैं निखिल रघुवंशी ने। पहले फोटो में एक उड़ता हुआ सारस क्रेन है। ये अधिकतर जमीन पर ही विचरण करते हैं और बहुत ही कम उड़ते हुए दिखाई देते हैं। दूसरे फोटो में एक किंगफिशर ने अपने शिकार को पकड़ा हुआ है और तीसरे फोटो में एक पैराडाइज फ्लाई कैचर मादा पक्षी अपने बच्चों को भोजन खिला रही है। और ये फोटो भेजे हैं डॉक्टर अतुल जैन ने मध्य प्रदेश से। पहले फोटो में दो बज़ार्ड पक्षी पेड़ की टहनी पर बैठे हैं और उनमें से एक ने अपने पंजों में एक चूहा पकड़ा हुआ है। अगले फोटो में एक पाइड किंगफिशर मछली पकड़ने के लिए पानी में कूद रहा है और अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। और इस तीसरे फोटो में सुंदर पक्षी नीलकंठ या इंडियन रोलर बिल्कुल कैमरे के सामने आई लेवल पर है। इस तरह का फोटो लेना बहुत कठिन है। इन सभी फोटोज को भेजने के लिए हम दूरदर्शन की ओर से निखिल रघुवंशी और डॉक्टर अतुल जैन का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। शॉट बाय चांस का हिस्सा बनने के लिए जंगल में लिए गए दुर्लभ फोटो और वीडियो हमें मेल करें ddmorningshow23@gmail.com पर। बहुत ही सुंदर तस्वीरें। वी वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर कंट्रीब्यूटर्स हमारे सेगमेंट को और कलरफुल और रंगीन बनाए रखने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी फ़ोटोज़ हैं जो हो शॉट बाय चांस तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारा ईमेल एड्रेस है ddmorningshow23@gmail.com। हमें इंतज़ार रहता है इन जंगल के दृश्यों का जो आप हमें दिखाते हैं और हम सबको दिखाते हैं। और आज की मेरी पर्सनल फेवरेट जो नीलकंठ था, इतनी सुंदर फोटो है, सच रेयर पिक्चर। वो नीलकंठ ऐसा लग रहा है एक ईगल जैसी उसकी लुक है एंड द कलर्स आर सो ब्यूटिफुली कैप्चर्ड। And when I say it's the most colorful segment, Kalpana, I'm not wrong. Absolutely, नीलकंठ की बहुत ही प्यारी तस्वीर थी और मेंशन भी किया गया था कि बहुत ही मुश्किल होता है इस तरह के शॉट लेना और शायद इसलिए हम उस सेगमेंट को शॉट बाय चांस कहते हैं। और कलरफुल तो मेकअप भी होता है। बिल्कुल। और मेकअप की हम बहुत बात करते हैं, दिन का मेकअप ऐसा होना चाहिए, रात का मेकअप ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक अच्छे मेकअप का जो बुनियाद होती है वो एक अच्छा स्किन होती है। तो आज के हमारे सेगमेंट में हमें स्किन केयर से रिलेटेड टिप्स मिलने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ, वेक अप मेकअप। मुंजाल के ब्यूटी सैलो में। Hi Ashmin, how are you? I'm good, how are you? I'm good. मेकअप एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको खूबसूरत भी बना सकता है और लेस खूबसूरत भी बना सकता है। तो एक राइट अमाउंट ऑफ शेड, राइट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, राइट अमाउंट ऑफ कलर्स, अगर आप इसका सही तरह से चॉइस कर लें तो मेकअप इज़ मैजिकल। सो मेकअप मेरे हिसाब से वो है जो आपके फेस को सिर्फ ब्यूटीफुल बनाए।
अगर आपको मेकअप दिख रहा है ज़्यादा यानी कि कुछ गड़बड़ कर दी है आपने। एंड स्पेशली जब मैं ब्राइड्स का मेकअप करती हूँ, लोग मोस्टली मेरे को वेडिंग मेकअप्स के लिए ज़्यादा जानते हैं। आई फील कि जब किसी लड़की का एक सपना होता है ना, जो बचपन से कि एक दिन मैं शादी होगी और मैं बहुत राजकुमारी की तरह दिखूंगी, फेरी की तरह दिखूंगी, हाँ जी। आप जब उसका मेकअप करो और उसका वो सपना सच होते हुए उसके फेस पे दिखता है, आई थिंक दैट्स द मोमेंट विच ऑलवेज इंस्पायर मी, ऑलवेज एक्साइट्स मी। Top 5 makeup tips for our viewers. नंबर 1, आप जब भी मेकअप करते हैं हमेशा या तो टॉप टू बॉटम जाएं या बॉटम टू टॉप जाएं। ये सबसे इजी ट्रिक होती है अपने मेकअप को इम्पैकेबल दिखाने के लिए। Yeah. सेकंड थिंग, अगर आप आई मेकअप कर रहे हैं और आपको आई शेडो लगाना बहुत अच्छा नहीं आता है, यू कैन ईजिली रिलाई अपॉन ऑन कलर्ड आई पेंसिल्स। लाइक अगर आप काजल भी लगा रहे हैं ब्लैक कलर का, उसके ऊपर आप एक ओवरलाइन कर सकते हैं कलर्ड आई पेंसिल की, बीट ब्लू, बीट ग्रीन, बीट एमेथिस्ट, any color that's matching to your dress. Third thing is your basically jawline shaping. लोग normally confuse हो जाते हैं कि contouring कैसे करनी है। Easy tip दे देती हूँ आपको contouring करने के लिए। आपके पास 3 shades होने चाहिए उस टाइम पर। One is your contouring shade जो कि normally browns या earthy colors में होता है। One is your blush shade जो कि आपकी ड्रेस से मैचिंग होता है, यानी कि पिंक के साथ पिंक, या आपने वाइन लगाया तो वाइनिश, अगर आपने रेडिश ड्रेस पहनी है तो रेडिश ब्लश ऑन शेड। थर्ड थिंग यू नीड इज़ अ हाइलाइटर जो कि आपके फेस को हाईलाइट या शाइन देने के लिए यूज़ होता है। तो आपको बिल्कुल मेकअप नहीं आता तब भी आप कंटूरिंग कर सकते हैं बहुत इजीली। फर्स्ट थिंग इज़ पाउट। आपने अपने फेस को बिल्कुल हॉलोली स्क्वीज इन करना है, पाउट करते हैं लाइक दैट। आपने पाउट करके अपना कंटूरिंग का शेड देना है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ रिलैक्स। रिलैक्स करके आपने ब्लश ऑन का शेड देना है ऑन द टेम्पल सी जोन एरिया। नंबर 3 इज़ हाईलाइटिंग, और हाईलाइटिंग करने के लिए आपको स्माइल करना है। द मोमेंट यू स्माइल योर टेम्पल जोन कम्स आउट एंड देन यू हैव टू जस्ट डैप अ लिटिल हाईलाइटर ऑन दैट एरिया। तो आप इन 3 स्टेप्स के साथ, जो कि बेसिकली कहा जाता है पाउट, रिलैक्स, स्माइल, इसके साथ यू कैन क्रिएट अ वेरी नाइसली कंटोर्ड चीक बोन्स। तो ये आपका हो गया नंबर 3 स्टेप दैट एवरी वुमन शुड डू। नंबर 4 इज़ योर लिप एरिया। आप जब भी अपने लिपस्टिक लगाते हैं, मेक श्योर इट्स अ ट्रांसफर रेजिस्ट लिपस्टिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पार्टी में जाने से पहले लगाई और उसके बाद वो ब्लीच कर गया। तो आपको लॉक करना चाहिए अपने लिपस्टिक को, या ट्रांसफर रेजिस्ट यूज़ करना चाहिए। एंड नंबर 5 इज़ योर मेकअप फिक्सर स्प्रे। अगर आपको फेस के ऊपर ग्लो का कंसर्न है, या आपके फेस पे मेकअप टिकता नहीं है, ब्लीच कर जाता है या डिसकलर हो जाता है, यू शुड ऑलवेज कैरी अ मेकअप फिक्सर स्प्रे विद योरसेल्फ बिफोर मेकअप एंड आफ्टर मेकअप। इट्स योर चॉइस, बट लगाना जरूर चाहिए। What would you recommend to our viewers, the top 5 makeup products? Top 5 makeup products that should be in your kit is number 1, a good foundation. Yeah. Number 2 is colored liners. I'm really fond of colored liners. Number 3 is a good mascara. Yeah. Number 4 is transfer resist lipstick. And number 5 is highlighter on your cheekbones. If you are done with it, you are really rocking on your face. So what's that product जिसको लगाते ही पूरी लुक चेंज हो जाती है? I must say the काजल। कई बार आपकी आईज इतनी सोई थकी हुई भी लगती हैं, अगर if you are using the right tone of काजल and right size and right design of kajal, I must say it can enhance your eyes instantly. Some skincare tips for the viewers. Be it a woman, be it a man, be it an old one or a young one. जो मैं आपको टिप देने वाली हूँ, सबको काम आने वाला है। आपको एक कच्चा आलू चाहिए, एक खीरा चाहिए, एक टमाटर चाहिए। ये 3 चीज़ें तो सब स्किन को सूट करती ही करती हैं। इसके अलावा अगर आपकी बहुत एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो आपको 5 बादाम की गिरी चाहिए। तो आपने इन सब चीज़ों को काट कर मिक्सी में डालना है और पीसना है। यू हैव टू मेक अ पल्प आउट ऑफ इट। और जिस ट्रे में हम लोग बर्फ़ जमाते हैं, उसी ट्रे के अंदर आपको एक पल्प जमाना है। हर रोज एक क्यूब निकाल लो उस ट्रे में से, और रात को सोने से पहले अपना फेस क्लीन किया, आपने क्यूब को पूरे फेस पे घुमाया, चाहे आपकी एज 60 है चाहे 16 है। अगर 60 है तो फेस टाइट हो जाएगा, अगर 16 है तो फेस ब्राइट हो जाएगा। सो इट्स लाइक दैट। एंड आपको उसको फेस पे घुमाकर 20 मिनट्स तक छोड़ना है, पल्प को फेस पे लगाकर, एंड देन जस्ट रिंस इट ऑफ। यू विल सी विद इन लाइक 1 week योर स्किन हैज स्टार्टेड ग्लोइंग लाइक एनीथिंग। And it's also easy for people to use And it. very reasonable. Yeah. And I'm telling you, इसका जो इफेक्ट होता है वो ऐसा लगता है जैसे अपने फेस पे बोटॉक्स करा लिया हो। बट इसमें एक शर्त जरूर है कि आपको कभी भी बीच में स्किप नहीं करना। So thank you so much for such great tips. आई होप ना सिर्फ मैन और वुमेन, आई थिंक हर एज के इंसान के लिए आपने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे और सबको आज बेनिफिट मिले। Thank you. Nice Thank you. meeting Thank you. you for Bye. being here.
जी हाँ, अगर अच्छी स्किन केयर की जाए तो मेकअप तो अपने आप अच्छा हो जाता है, और खासकर आजकल तो बारिश का मौसम है, इतना ह्यूमिड वेदर है, तो अच्छी स्किन केयर रखे, स्किन का ध्यान रखे, जिससे मेकअप ऑटोमेटिकली फ्लॉलेस हो जाएगा। और कितनी खूबसूरत आर्ट है मेकअप, कल्पना। बिल्कुल, आर्ट की बात है तो अगला हमारा जो सेगमेंट है उसमें भी बात होती है कला और संस्कृति जगत की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ, सृजन की तरफ। भारत की 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स, जिसमें से एक भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से, तो लेके चलेंगे आपको तमिलनाडु और बात करेंगे महक चावला, हु इज अ भरतनाट्यम एक्सपोनेंट। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। नमस्कार। थैंक यू सो मच। तो महक, सबसे पहले बताइए कैसे शुरुआत हुई आपके जीवन में भरतनाट्यम जैसे महान नृत्य की? जी, सो मेरा लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है जब मैं छोटी थी, 7 साल की। मेरी मदर वाज द वन जिन्होंने मुझे इसमें इनिशिएट करा। शी टुक मी अप टू द डांस क्लास। मगर उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग और उसका क्लोज एसेंस जो मुझे फील हुआ वो जब मैं नाट्य वृक्ष में ट्रेनिंग में गई, मेरे गुरु गीता चंदन जी के अंडर। सो दैट्स व्हेन आई फेल्ट द ट्रू एसेंस ऑफ इट। एंड सो वो जब हुआ, जब मेरा फर्स्ट जॉब था और वो कॉर्पोरेट जॉब था, तो आई वाज लाइक कि आई वाज नॉट एबल टू मैनेज टाइम अपने डांस प्रैक्टिस के लिए। सो देन आई गिव अ थॉट टू इट और आई डिसाइडेड कि आई हैव टू लीव इट एंड लेट मी डू सम अदर थिंग। सो मैंने टीचिंग में अपना ऑप्ट करा, जिसमें मैं इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स में मैं सिखाना शुरू करी मैंने उसके बाद। बट ऑब्वियसली द प्रैक्टिस बिकेम मच बैलेंस्ड उस टाइम पे, और आई वाज एबल टू गिव फुल टाइम टू द डांस प्रैक्टिस एज वेल, बिकॉज स्कूल आवर्स 2 o'clock तक होता है, तो उसके बाद यू गेट योर टाइम इन द इवनिंग। देन उसी के बीच में मैंने अपना गुरुकुल अनुभव स्कॉलरशिप में अप्लाई करा, जो मुझे मिला, जिसमें आई वेंट टू केरला फॉर 1 month, जिसमें मेरी ट्रेनिंग 1 month के लिए गुरु मार्गी मधु जी के अंडर कूडियाटम में हुई। उसका एक इंटेंसिव ट्रेनिंग रहा जो मेरा उनके साथ रहा। महक, आपने बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स है, बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं, भरतनाट्यम को क्या ऐसी चीज़ है जो उसको खास बनाता है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट भरतनाट्यम? तो अगर आप देखेंगे तो भरतनाट्यम का अगर आप डेफिनेशन उसको डिफाइन करेंगे तो भाव, राग और ताल, और नाट्यम इज डांस। तो उसमें जो भाव है, उसमें जो एक्सप्रेशंस हैं, वो उसमें इतने सुंदर हैं कि आपको हर उसमें वो दिखेंगे, झलकेंगे उनके। और राग, क्योंकि राग म्यूज़िक और डांस साथ में चलता है, अलग अलग नहीं हो सकता, तो उसमें जो रागम वो डालता है, उसके जो न्यूआंसेस उठते हैं वो आपके भाव में झलकते हैं। देन ताल इज़ जो आप बीट करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो सिंक्रोनाइज विद द म्यूजिक थिंग एंड इट गोज पैरेलली टुगेदर। किस तरह की लर्निंग रहती है? आपकी लर्निंग किस तरह से रही? किन किन लोगों से आपने सीखा? आपके गुरुजी कौन रहे? और क्या एक लर्निंग प्रोसेस रहता है जब हम भरतनाट्यम सीखते हैं? मेरी गुरु गीता चंदन जी हैं, उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग ली है, और मेरे प्रोसेस बहुत ही सुंदर रहा, जिसमें मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और इवॉल्व हुए टाइम बाय टाइम। बिकॉज एकदम इनिशियल पीरियड में आपको सब कुछ ऐसे ग्रैब नहीं करते, इट टेक्स टाइम। जब आपको पेस बाय पेस आप अपने लर्निंग प्रोसेस में इवॉल्व होते हो। सो यस, that's how the process began. And language is also a barrier because जितनी भी जातीज होती हैं वो तमिल में होती हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि तमिल आना चाहिए अगर आप भरतनाट्यम सीखना चाहें? इट्स नॉट मैंडेटरी। जैसे अक्का जो है वो कैसे कराती हैं, हम लोग को पहले वो बैठा के अच्छे से पूरा का पूरा सिलेबल्स उसको लिखवाते हैं, और हम उसके मीनिंग साथ में लिखते हैं, सो दैट वी आर एबल टू एक्सप्रेस इट अलॉन्ग विद इट। सो दैट्स हाउ वो एक लैंग्वेज बैरियर को ब्रेक करते हैं हमारे लिए। सो दैट रियली हेल्पफुल फॉर अस, फॉर ईच एंड एवरीवन हु बिलोंग्स टू नॉर्थ इंडिया हु डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। जी जी। तो महक, जैसा आपने बताया कि आपने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के फिर आप पूरी तरह से नृत्य में लग गई, तो मतलब कि ज़्यादा समय आपने फिर दिया नृत्य को, तो रियाज का क्या महत्व रहता है भरतनाट्यम में? जी, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डांसर टू कीप अ कंसिस्टेंट पेस।
अगर आप रेगुलरिटी नहीं रखते और अगर आप ब्रेक लेते हैं तो वो आपको आगे हैम्पर करता है. यू आर नॉट एबल टू गियर अप अगेन एंड देन डू इट विद फुल पोटेंशियल. सो कंसिस्टेंसी हेल्प्स अ लॉट. तो वो कंसिस्टेंसी आपका सिर्फ रियाज, उसको मैं रियाज से जोड़ूंगी, तो वो आपका रियाज होता है कि आपको रेगुलर रहना ही पड़ेगा सो दैट यू आर एबल टू मेंटेन योर बॉडी फिजिकली फिट टू डांस. और उसके लिए आपने योगा में भी सर्टिफिकेशन किया है. यस. और आंखों का भी कुछ स्पेशल सर्टिफिकेशन किया क्योंकि आपकी जो आंखें हैं वो काफ़ी एक्सप्रेसिव हैं. इज इट अबाउट ऑल द भरतनाट्यम डांसर्स या जो आपने 1 महीने का कुडियट्टम का कोर्स किया उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा? ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट करती है आपकी अपब्रिंगिंग के वक्त, क्योंकि मैंने छोटे उम्र से ही शुरू करा, तो उसके साथ साथ जो मेरा एनवायरनमेंट रहा तो उससे मुझे काफ़ी इम्पैक्ट. आई थिंक वो हर इंडिविजुअल को आपका एनवायरनमेंट बहुत इम्पैक्ट करता है. तो वो आपके अपब्रिंगिंग में, तो दैट्स हाउ द भावम एंड एवरीथिंग कम्स आउट. तो महक, योग विद्या की जैसे कि हमने बात की, तो योग विद्या में आपने सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, तो योगा और शास्त्रीय नृत्य ये किस तरह से एक दूसरे के सहायक हैं, पूरक हैं, ये बताइए. जैसे हम योगा करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आती है और हम अपने मूवमेंट्स को पूरे एक्सटेंशन के साथ उसको कर सकते हैं. तो वो उसमें हमारी योगा बहुत मदद करता है इन सब चीज़ों में. और हम फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली एकदम स्टेबल रहते हैं. तो इन दैट वे ऑल्सो योगा हेल्प्स अस टू कीप अस मोर बैलेंस एंड फुल come up with full energy. मैं वो कहते हैं कि एक्सप्रेशन इज़ अ मेडिसिन. आजकल लोग बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, तो आपको क्या लगता है नृत्य, खास करके भरतनाट्यम की बात करें, तो कैन रियली हेल्प समवन हील एक्सप्रेशन? जी जी जी. या इट कैन डेफिनेटली, बिकॉज आप जब एक्सप्रेशंस करते हैं तो आप उसमें एक इंटरनली उसमें थॉट देते हैं. आप उसको पहले अच्छे से उसको सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि आप क्या दिखाने वाले हैं. फिर आपका उसमें इन डेप्थ उसमें चिंतन रहता है कि आपको ये दिस इज़ द लाइन और ये आपको दिखानी है. तो आप उसमें बहुत सारे वेरियस वेज से आप उसको सोचते हैं कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और बिकॉज आपको एक लाइन को डिफरेंट जेस्चर्स से दोबारा आपको उसको दिखाना है, तो आप उसमें काफ़ी डीप डेल्व करते हैं. तो दैट हेल्प्स यू टू नो कम अप. अगर आप कुछ एक्सप्रेशन थ्रू योर आइज हमें करके बताएं, अगर कोई रस अगर आप दिखाना चाहें तो थ्रू योर आइज. तो एक हमारा पदम है, तो इंदेन्दु वर्तित विरा, मैं उसको थोड़ा सा आपसे साझा करूँगी. तो इंदेन्दु वर्तित विरा, मैं इसको करते करते आपको इसका मीनिंग बताऊँगी. इंदेन्दु वर्तित विरा. तो आप इधर आए, अब आने का टाइम है, तो क्यों आए हैं? अलतानी इल्लू इवीति कादू पोपोरा. दैट वुमन, यू वॉज विद दैट वुमन. उसके घर में ना उधर ही रहो, प्लीज गो, डोंट कम हियर. सो दिस इज व्हाट वी आर टेलिंग. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. तो महक, मुख्य रूप से तो आप भरतनाट्यम की नृत्यांगना है, वर्षों आपने बिताए हैं भरतनाट्यम करते हुए, लेकिन आपने कुछ वर्कशॉप्स अटेंड की, कलरी की, छौ की, तो वो किस प्रकार से सहायक रही आपकी भरतनाट्यम की यात्रा में? तो ये वर्कशॉप जो शॉर्ट मैंने अटेंड करी, इसने मुझे बॉडी कंडीशनिंग में काफ़ी हेल्प करी. इससे मेरी नॉलेज थोड़ी और एक्सपैंड हुई. मुझे पता चला कि ये मूवमेंट भी हमारे बॉडी फिटनेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसकी लार्ज मूवमेंट्स होती हैं. छाओ की अगर आप देखें तो चॉक पोजिशन में, देन स्ट्रेचिंग ऑफ द लेग्स and taking up the holding up the hands in a specific posture. So वो सब बहुत हेल्प करता है. इनफैक्ट कलरी में जो आपका लेग किक्स रहती हैं, तो वो किक्स आपको हेल्प करती है आपकी बॉडी मोबिलिटी में. जी जी जी. अगर किसी को भरतनाट्यम सीखना शुरू करना है तो कुछ आयु की सीमा है कि बचपन से शुरू कर दिया जाए या मिडिल एज में भी आके शुरू कर सकते हैं? अप्रोप्रिएट एज जो हम कहते हैं वो 6 to 7 years होती है, क्योंकि इसमें बच्चा थोड़ा डेवलप हो जाता है और उसके बॉडी में इतना स्ट्रेंथ होता है कि वो आगे अपना कैरी ऑन कर सकता है. बट उसके बाद तो देयर इज़ नो एज बैरियर, आप कभी भी सीख सकते हैं उसको. आपने इतनी जगह परफॉर्म किया है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे, कुछ अगर साझा करना चाहे तो किसी खास परफॉर्मेंस के बारे में?
मैंने बृहदेश्वरा टेम्पल में परफॉर्म किया था, तो जिसमें बहुत बड़ा नंदी का एक स्कल्पचर है, उसके आगे हम लोगों ने परफॉर्म किया था। दैट वाज नाट्यांजलि फेस्टिवल। सो उसका मेरा एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत रहा। और इवनिंग के वक्त वो परफॉर्मेंस, मून लाइट वॉज देयर एंड सारे भक्त लोग उधर बैठे हुए थे। दैट वाज नृत्य सेवा जो हमने करी वहाँ पे, and it was a beautiful experience. The breeze, the cool breeze उस टाइम पे चल रही थी, that felt so warm. जी, लगता है कहीं ना आप खुद को जीते हैं आप जब नृत्य करते हैं तो। और अगर ख़ास तौर पे हम अगर फिर से भरतनाट्यम की अगर आपसे बात करें तो क्या क्या इसके की एलिमेंट्स होते हैं, कुछ इसमें क्या बोल रहते हैं, क्या टाइप्स और टेक्निक्स रहती हैं, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ भरतनाट्यम? सो जैसे आपको थोड़ा बताना चाहूँगी, जैसे बच्चे सीखना शुरू करते हैं तो उनका ट्रेनिंग प्रोसेस जो रहता है वो पहले 3 साल बेसिक अडव सीखते हैं। अडव इज स्टेप्स, तो जिसमें उनका कोर अच्छे से फाउंडेशन डेवलप होता है। उन 3 इयर्स में हम पीसेस को टच नहीं करते हैं। तो पहले वो अच्छे से अडव, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी आपको, जैसे तत्त अडव है तो इसमें बोल तई आते ही, सो दे हैव टू स्टॉम्प देयर फीट। तत्त मीन दे हैव टू स्टॉम्प, तो वो अच्छे से फीट को स्टॉम्प करेंगे। हमारा जो पोस्चर है दैट इज हाफ सिटिंग, तो उस हाफ सिटिंग में उसको, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू सिट इन अ हाफ सिटिंग पोजीशन फॉर एंड यू हैव टू होल्ड इट एज वेल एंड यू डोंट हैव टू कम अप व्हेन यू आर सिटिंग इन हाफ सिटिंग पोजीशन। तो इन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना होता है। तो इसलिए ये 3 साल मेन फाउंडेशन बिल्डिंग में जाते हैं। एंड इफ आई गिव दी अनदर एग्जांपल, जैसे नाटडव आता है तो तय्युम तत्त तय्युम ताम, तो हर अडव के अलग बोल हैं। ता तई तई ता, धित तई तई ता, ये डिफरेंट बोल हैं। इसी के साथ साथ हम बच्चों को उनके हेड मूवमेंट्स, नेक मूवमेंट्स, हेड मूवमेंट में जैसे फेस को हम स्ट्रेट रख रहे हैं, उद्वाहितम, अधोमुखम, so these are the movements of head. Then the neck movements, moving side and side, front and back, down to up, so it's like this. Then we also teach them about the hastas, because हम hand भी use कर रहे हैं, we are keeping it straight, we are holding it like this. So these are the mudras which they learn. Samispataka, Tripataka, Ardhapataka, Kartari Mukha. We also teach them how to use it. जैसे Kartari Mukha हस्ता है, we can show the beautiful eyes. And this is Chaturahasta. They can show their eyes like this. And this is lotus. This is Avahita Hasta with the double hand, जिसमें बच्चे करते हैं Anjali Hasta, Kapota Hasta. So we also teach them the uses along with this, so that उनको एक उसका इन डेप्थ पता चले कि कैसे हम इसको आगे, और हम जैसे माइथोलॉजी हम इसमें दिखाएंगे, सिखाएंगे आगे, उसको इसमें कैसे हमने इसमें इनकलकेट करते हैं, कैसे हम इसको आगे लेके चलते हैं, वो सब बच्चे हमारे सीखते हैं। जब सिखाते हैं तो किसी प्रकार के फ्यूजन के साथ सिखाते हैं, क्योंकि आजकल अगर कहीं ना कहीं देखे जाए तो लोग थोड़ा सा वेस्टर्न से भी इन्फ्लुएंस हैं, मगर भरतनाट्यम जैसे जड़ है, तो कुछ आप फ्यूजन करके सिखाते हो जब अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हो, या फर्स्ट कोर शुड बी स्ट्रॉन्ग? नहीं, इसमें वी हैव टू मिक्स ईच एंड एवरीथिंग, एज इन जैसे हमारे पास, अगर मैं स्कूल के बच्चों की बात करूँ सपोज, तो स्कूल में आपके पास वेरियस क्राउड है, वो एक तरफ उनका माइंडसेट नहीं है। बट अगर यही आप इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इंस्टीट्यूशन में वही बच्चे आ रहे हैं जिनको वही डांस फॉर्म सीखना है, बिकॉज उनका माइंडसेट बना हुआ है। तो स्कूल की ट्रेनिंग में एक डिफरेंट सॉन्ग हमें लेना पड़ता है, नॉट द प्योर क्लासिकल वन, बिकॉज स्कूल में किसी बच्चे का इंटरेस्ट डांस में है, किसी का म्यूजिक में है, किसी का प्लेइंग में है, तो वो उसमें चले जाएंगे। तो वी हैव टू गेट देम टुगेदर एंड देन वी हैव टू टीच देम। तो उसके लिए फिर बच्चे को एक साथ लाने के लिए एक डिफरेंट हम म्यूजिक, जिसमें आपने बोला फ्यूजन, तो उसमें हम उसका यूज़ करते हैं। बट इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग में उसमें जो पैडागॉजी होती है वो डिफरेंट उस पे रहती है, वो स्कूल जैसा नहीं हो सकता, वो एब्सोल्यूट डिफरेंट होती है। उसमें एक डिसिप्लिन रहता है और बच्चों के अंदर उसको उसी तरीके से सिखाया जाता है, एक डेडिकेशन उनमें इन्वॉल्व करना चाहता है, और इस तरीके से इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग हमारा चलता है। जी जी, महक जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ भरतनाट्यम के बारे में इतनी सुंदर जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।
या एक्सप्रेशन इज अ मेडिसिन। तो जब भी मौका मिले अपने आप को व्यक्त करे, चाहे वो गा के करे, चाहे वो नृत्य करके करे, ड्रॉ करे, पेंट करे, कुछ भी करे, मगर एक्सप्रेस ज़रूर करे। और इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट और जान लेते हैं स्पोर्ट्स हेडलाइंस। किरण पहल ने शनिवार को पोलैंड में आयोजित ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 में महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। राजेश ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को शनिवार को न्यूपोर्ट में आयोजित प्रतिष्ठापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को दाम्बुला में आयोजित एशिया कप 2024 में यूएई को 78 रनों से हराया। यूकी भांबरी अल्बानो ओलिवेटी की टेनिस जोड़ी ने रविवार को स्विट्जरलैंड में हुए एटीपी स्विस ओपन 2024 के पुरुष वर्ग में विजेता का खिताब जीता। तो स्पोर्ट्स हेडलाइंस जान लेने के बाद हम जान लेते हैं साथ ही साथ कि ऐतिहासिक रूप से आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द डे में। 24 जुलाई सन 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में आयकर प्रणाली को लागू किया गया था, जिसे आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन सन 1923 में स्विट्जरलैंड के लॉजेन में प्रथम विश्व युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त करने वाली संधि द ट्रीटी ऑफ लॉजेन पर हस्ताक्षर किए गए थे। सन 1969 में आज चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अपोलो 11 सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लौट आया था। आज ही के दिन सन 2001 में सुब्बारमन विजयलक्ष्मी महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी। तो इतिहास के बाद जान लेते हैं कैसा रहेगा आज का मौसम इन द वेदर अपडेट। गुड मॉर्निंग भारत, आई एम स्वाति। वेलकम टू डीडी मौसम अलर्ट, जहां हम जानेंगे देश भर में कैसी रहेगी मौसम की स्थिति, साथ ही जानेंगे देश के 4 महानगरों का तापमान। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम की स्थिति से। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर भारत की। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें प्लेन एरियाज की, तो दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हालांकि कहीं कहीं भारी बारिश देखने को मिल सकती है। आइए अब नजर डालते हैं ईस्टर्न इंडिया साइड। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, तो असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में कहीं हल्की, कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश देखने की संभावना जताई जा रही है। आइए अब रुक करते हैं साउथ इंडिया साइड। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के ज्यादातर इलाकों में अत्यधिक बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ के कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेस्टर्न इंडिया की। तो गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग के साथ भारी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने यहाँ भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। आखिरी में बात करेंगे सेंट्रल इंडिया की। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ के कई इलाकों में थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग के साथ बारिश की उम्मीद लगाई जा रही है। मौसम की जानकारी में फिलहाल इतना ही। आइए अब जानते हैं देश के विभिन्न शहरों का तापमान।
आइए अब जानते हैं देश के 4 महानगरों का तापमान। शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से। दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। कोलकाता का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। मुंबई का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। चेन्नई का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई जा रही है। डीडी मौसम अलर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे न्यू वेदर अपडेट्स के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार। तो ये थी मौसम की जानकारी और इसी के साथ पूरा होता है हमारा डीडी मॉर्निंग शो का बुधवार एडिशन। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपके जो कुछ भी सुझाव हों वो आप हमें ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddmorningshow23@gmail.com। जी हाँ, कल यानी थर्सडे एडिशन में एक नई मूवी आ रही है, औरों में कहाँ दम था। उसके फिल्म मेकर नीरज पांडे के साथ साथ अजय देवगन और तब्बू से भी एक इंटरव्यू में मुलाकात होगी। साथ ही साथ जानेंगे कि क्या क्या नई मूवीज़ हैं और OTT प्लेटफॉर्म्स पे क्या कुछ नया आ रहा है हमारे थर्सडे एडिशन में। तो देखना ना भूलें हमारा थर्सडे एडिशन। बट अभी हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।